नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। तो इसी में हम लोग बात करेंगे आज आगे अगला चैप्टर जिसका नाम है तत्सम या तद्भव, तद्भव या तत्सम, जो भी आप पुकारना चाहें पुकार सकते हैं। तो अपना वही काम सीधा सीधा कि ज़्यादा फालतू बातें न करते हुए सीधे सवालों पे आते हैं। तो तत्सम और तद्भव ये पूरा चैप्टर जो है शब्दों पर आधारित चैप्टर है और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ से आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, दो बातें हैं। पहला है तद्भव। तो तद्भव का तात्पर्य क्या होता है समझना। तो यहाँ दो शब्द मिलके बन रहा है। तद्भव दो शब्दों से मिलके बना है, तद और भव। तद यानी उससे और भव यानी उत्पन्न, उससे उत्पन्न। अब सवाल आता है किससे उत्पन्न। तुमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था भाषा, उसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाषा जो हमारी है, हिंदी भाषा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो हम यहाँ पे पठन पाठन में प्रयोग कर रहे हैं, जो हम आमतौर पर बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं, तो जिस भाषा का जिक्र मैं आपके सम्मुख कर रहा हूं वो हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा का जो निर्माण है, हिंदी भाषा का जो प्रारब्ध है, वो कहां से हुआ है? संस्कृत भाषा से। तो किससे उत्पन्न? उससे उत्पन्न। उससे मतलब संस्कृत से उत्पन्न। तो जो शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत से लिए गए, परंतु तो तद्भव क्या है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं, संस्कृत से लिए गए परंतु हिंदी में आने पर उनको बदल लिया गया। तो ऐसे शब्द जो लिए तो संस्कृत से गए हैं, लेकिन जब उनको हिंदी में लिया गया तो उनका रूप, संरचना, प्रकार, थोड़ा बहुत लिखावट, ये इनमें थोड़ा सा अंतर आ गया है। मतलब संस्कृत में ये अलग शब्द थे, हिंदी में ये अलग शब्द है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में लिए गए लेकिन हिंदी में आने पर वो बदल गए, क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। क्लियर? दूसरा जो है वो है तत्सम। आराम से मेरी बात को समझना। दूसरा क्या है? तत्सम। तो तद्भव पढ़ेंगे और तत्सम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे तत् शब्द और सम शब्द, बात को समझना। तत् यानी फिर वही बात है उसके, और सम यानी समान। अब बताओ किसके समान? बताइए आपको कि तत्सम कौन से? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम। तो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में लिए गए और हिंदी में आने के बाद उनको बदल लिया गया, वो तो कहलाए तद्भव। जो संस्कृत में भी ठीक वैसे ही थे जैसे हिंदी में है, तो वो क्या कहलाए? तत्सम। क्लियर? ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए आगे के सवालों पर आते हैं। आगे लिखा हुआ है तत्सम और तद्भव को पहचानने की ट्रिक। तो देखो, आम तौर पर तत्सम और तद्भव को पहचानने का कोई तरीका नहीं होता, याद रखना है। ये जो हम यहाँ पे ट्रिक पढ़ेंगे ये सामान्यतः लागू होगी, क्योंकि तत्सम और तद्भव को पहचानने की सामान्यतः मतलब सैद्धांतिक रूप से कोई ट्रिक नहीं होती है। जो हम पहचानेंगे वो केवल सामान्य शब्दों में लागू होगी। कहाँ कहाँ लागू होगी, कहाँ कहाँ लागू नहीं होगी, ये पूरी चर्चा में आपके सामने करूंगा ही। तो उस बात को लेके फालतू टेंशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। स्पष्ट हो रही है मेरी बात आपके सामने? बढ़िया। देखिए आगे। तो क्या होता है कि आम तौर पर, आराम से समझना, आम तौर पर तत्सम जो शब्द होते हैं उच्चारण या लिखने में थोड़े कठिन होते हैं। तत्सम शब्दों का उच्चारण किया जाए या तत्सम शब्दों को लिखा जाए तो ये लिखने पढ़ने में थोड़े कठिन होते हैं, क्योंकि संस्कृत के शब्द है और संस्कृत कैसी थी? कठिन भाषा थी, है कि नहीं? आगे जैसे यदि किसी शब्द में व आए, व, तो तत्सम की पहचान करा देगा, और जब उसी शब्द में ब हो जाए, बकरी वाला ब, तो तद्भव की पहचान करा देगा। आम तौर पर ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तत्सम और तद्भव में हमेशा ये नियम लागू हुआ नहीं है। अगर ये नियम हमेशा लागू होता तो ये हर एक शब्द पे लागू होता। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। इसीलिए मैंने आपको कहा कि लिंग संबंधी नियम,
सारे शब्दों पे काम नहीं करते। वचन संबंधी नियम सारे शब्दों पे काम नहीं करते। यही वजह है कि जब हम लिंग और वचन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं तो वहां उदाहरणों पे ज्यादा फोकस किया मैंने कहा आपसे कि नियमों पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, उदाहरणों पे लगाइए। नियम अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, आवश्यक हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियमों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे लिए लिंग, वचन, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय में फिर भी नियमों की एक संख्या निश्चित कर दी गई है। यहां तो कोई नियम ही नहीं है, तो क्या करना है भैया, नियमों को रटने की बजाय शब्दों पे फोकस करेंगे। लेकिन हाँ, ये नियम हमारी उन शब्दों को पहचानने में थोड़ी मदद जरूर करेंगे। सही कह रहा हूं मैं ये बात? चलिए बढ़िया, आगे देखिए। तो आगे आप देखेंगे तो समझ पाएंगे, ध्यान से देखना कि प्राय तत्सम शब्दों में छ, क्षत्रिय वाला छ का प्रयोग होता है, ठीक है, क्षत्रिय वाला छ। और आमतौर पर जब छ वाले शब्दों को तद्भव बनाया जाएगा तो तत्सम में छ और तद्भव में ख का प्रयोग होगा, जैसे क्षेत्र और खेत। अब जैसे क्षति है, क्षत्रिय है, शिक्षिका, ये सब क्या है, तत्सम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला है कि प्राय तत्सम शब्दों में सा आता है, ये वाला सा आएगा या ये वाला सा आएगा, ये दोनों ही आमतौर पर तत्सम में आते हैं। और तद्भव में आमतौर पर ये सपेरा वाला सा आता है, ठीक है। आगे री जो है आमतौर पर तत्सम में ही आता है, ठीक है। ये देखो, ये री की साइन है, नीचे जो सी टाइप बना होता है ये री की मात्रा है, तो री आमतौर पर कहाँ आता है, तत्सम में ही आता है। जिन शब्दों में त्र तथा आधार र आए वे तत्सम होते हैं, ठीक है, त्र या आधार र आए वे सब तत्सम होते हैं। चलिए, तो ये सब बातें मैंने बोला ना, यहां समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब क्या है, मैंने आपको बताया सीधी सिंपल बात, पहले एक नियम लागू रहता है कि तत्सम और तद्भव को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो शब्द तत्सम में प्रयोग किए जाते हैं वो आम तौर पर कठिन शब्द हैं, और जो तद्भव में प्रयोग किए जाते हैं वो आम तौर पर सरल शब्द हैं। तो मैं और आप मिलके ये प्रयास करेंगे कि कुछ चीजें ऐसी बनाई जाए जिससे आपको शब्दों को समझने में थोड़ी मदद मिल सके। हालांकि देखो, जो नियम हैं वो पूर्णतः लागू नहीं होते हैं, ये मैं स्पष्ट तौर पर कह ही चुका हूं। चलिए आगे बढ़ूं, बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। देखिए अब यहां देखना ध्यान से, आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक शब्द है अपने पास चितेरा। अब इसके दोनों रूप याद रखिए कि चितेरा को हम वर्तमान में क्या पढ़ते हैं, चित्रकार। तो दिमाग में बस इतना रखना है कि आम तौर पर ऐसा होता है कि त्र तत्सम शब्दों में ही इस्तेमाल होता है और इसके तद्भव रूप में त आपको मिलेगा पढ़ने को। कहां, वो तो आगे पीछे बीच में कहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है चितेरा तद्भव रूप है जिसका तत्सम रूप क्या है, चित्रकार है। कैसे पहचानोगे, त्र से और वहां त से, ठीक है। अब जैसे अगला है, तद्भव है खेत और इसका तत्सम रूप है क्षेत्र। तो मैंने आपको क्या समझाया कि आम तौर पर तद्भव में इस्तेमाल होता है ख और तत्सम में इस्तेमाल होता है छ। आम तौर पर तद्भव में इस्तेमाल होता है ख और तत्सम में इस्तेमाल होता है छ। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है, ईख, और यहाँ क्या लिखा है, इच्छो। यानी ईख का तत्सम क्या है, इच्छो है। अब यहाँ वही बात लागू हो रही है ना, देखो यहाँ ख आया और यहाँ पे छ आया, तो हम दो निष्कर्ष निकाल चुके। आराम से निष्कर्ष निकालेंगे, समझेंगे कि तत्सम में त्र आता है, तद्भव में ता आता है। आम तौर पर, हमेशा नहीं आता है, ये बात दिमाग में रखनी है कि आम तौर पर ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता हो ये आवश्यक नहीं है। क्लियर कह पा रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, तो जिस प्रकार से तत्सम में छ आता है वैसे तद्भव में ख आता है आम तौर पर। अब एक शब्द है गेह और तत्सम में है ग्रह। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो मात्रा होती है, ये वाली मात्रा इकाई की मात्रा है, रे की, और रे आमतौर पर कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, तत्सम में, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा सवाल यहां तक मिल रहा है कि त्र तत्सम में आता है, छ तत्सम में आता है और रे तत्सम में आता है, ठीक है।
ये तद्भव में आता है, ख आम तौर पर तद्भव में आएगा, और ये साधारण शब्द है जो तद्भव में आया है। ठीक है, चलिए आगे की बात देखिए। आगे देखिए, अहीर आभीर कोई नियम लागू नहीं है, सीधा सीधा आपको याद रखना होगा। अहीर शब्द तद्भव है और आभीर शब्द तत्सम है। यहां देखिए, अर्पण अर्पण, अब देखो ये जो ड़ है और ये न है, आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा कि न जो है ज्यादातर कहाँ आ रहा है, तद्भव में। न का जिक्र ज्यादातर कहाँ हो रहा है, तद्भव में, और न का जिक्र ड़ का जिक्र ज्यादातर कहाँ हो रहा है, तत्सम में। लेकिन हमेशा नहीं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि जो मैं नियम बना रहा हूं वो नियम व्याख्यित नियम है, ये सिर्फ अनुमानित बनाए गए नियम है, ये पूर्णतः संशोधित नियमावली तो नहीं है जिसका प्रयोग हम संपूर्ण वाक्य में कर सके, है कि नहीं। तो इसीलिए आपको और मुझे ये बात समझ के चलनी है, विस्तार से समझनी है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी नियम है वो याद करने का जरिया तो बन सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को निर्धारित करने का जरिया नहीं बनेंगे, क्योंकि जो भी हम नियम यहाँ पे बना रहे हैं वो सिर्फ शब्दों के विश्लेषण पर आधारित नियमों को बना लिया गया, ऐसा कोई व्याख्यित नियम नहीं है, व्याकरण में इनकी व्याख्या नहीं की गई है। क्लियर हो रही मेरी बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की बात करते हैं। तो हम लोग यहां से सीखे कि न जो है आमतौर पर कहाँ आएगा, तद्भव में, और आमतौर पर कहाँ आएगा, तत्सम में। ठीक है, एक शब्द है अहेर और इसका तत्सम होता है आखेट। अब देखो, अहेर आखेट, अहेर आखेट, कोई नियम नहीं लग रहा है, सीधा सीधा आपको याद रखना है। एक शब्द है अकथ और एक शब्द है अकथ्य। अब देखो, जब किसी शब्द का तत्सम और तद्भव रूप एक जैसा हो, जब भी किसी शब्द का तत्सम और तद्भव रूप एक जैसा लगे तो याद रखना जो शब्द पढ़ने में कठिन होगा वो तत्सम है और जो शब्द पढ़ने में सरल होगा वो तद्भव है। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए और संस्कृत में प्रयोगित किए गए शब्द आमतौर पर कठिन ही होते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर ये दोनों का रूप एक जैसा लग रहा है तो समझ के चलिएगा कि ये तद्भव है और ये तत्सम है। ठीक है, चलिए आगे के उदाहरणों की ओर गौर करते और प्रयास करते उनको समझने का, आराम से समझना, ध्यान से। ठीक है, देखो आगे अगला है घड़ा घंट, नहीं घट। ठीक है, घड़ा घट। तो देखो घड़ा और घट कोई नियम बात नहीं लागू हो रही है। इतवार आदित्यवार, देखो पढ़ने में ये कठिन है, ये सरल है कि नहीं। तो इसमें देख लो सीधा सीधा आमतौर पर टूटे फूटे शब्द, आधे शब्द, टूटे फूटे शब्द जो है कहाँ आएंगे, आधे शब्द हमेशा कहाँ आएंगे, तत्सम में। ठीक है, इतवार तद्भव है, आदित्यवार तत्सम है। जैसे अगला सुअर और सूकर, तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये वाला स आमतौर पर तद्भव की पहचान कराएगा और ये वाला स आमतौर पर तत्सम की पहचान कराएगा। तो इससे ये स्पष्ट होगा कि ये जो शब्द है तद्भव है और ये जो शब्द है तत्सम है। ठीक है, आगे देखो जैसे बकरा वर्कर, देखो दोनों लगभग एक जैसे और लगभग एक जैसा रूप जब जब मिले तो ध्यान रखना है कि जो पढ़ने में मुश्किल शब्द होगा, जिसमें जिस शब्द में टूटे फूटे अक्षर, अर्ध अक्षरों का प्रयोग ज्यादा किया जाएगा वो तत्सम होंगे और साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो तद्भव होंगे। नहीं समझ पा रहे क्या, आराम से समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखो जैसे मरीच और मिर्च। ठीक है, कहीं कहीं याद रखना है, ये ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा, कुछ कुछ पुस्तकें इसको ऐसे भी मानती हैं, मिर्च। ठीक है, तो याद रखना है मिर्च मिले या मरीच मिले, इसका तत्सम रूप क्या है, मिर्च। ये पढ़ने में सरल है और ये पढ़ने में कठिन है। आगे देखिए, आगे लौंग का तत्सम रूप क्या है, लवंग। मैंने क्या बोला, आमतौर पर वह हमेशा कहाँ मिलेगा, तत्सम में। वह आमतौर पर कहाँ मिलेगा, तत्सम में, हमेशा तो नहीं, आमतौर पर। लाज का लज्जा, देखो एक जैसे शब्द है, एक जैसे से मेरा तात्पर्य है कि वर्ड लगभग वही है ना, ऐसे करके। तो एक जैसे शब्द है, पढ़ने में ये कठिन है तो ये तत्सम है, पढ़ने में ये सरल है तो ये तद्भव है। तो यहां से आपको ये बात पकड़ में आ गई होगी। अमेय अमृत, देखो जहां अर्ध अक्षर ज्यादा मिले वो तत्सम है क्योंकि वो पढ़ने में कठिन होता है, और जहां अर्ध अक्षर कम मिले वो तद्भव है क्योंकि वो पढ़ने में सरल होता है। ठीक है, तो हम क्या सीखे, घड़ा का तत्सम घट, इतवार का आदित्यवार, सुअर का सूकर,
वकरा का वर्कर, मरीच या मिर्च का मिर्च, लौंग का लवंग, लाज का लज्जा, अम्य का अमृत। ये हो गए तद्भव और तत्सम रूप। इसी श्रेणी में आगे समझने का प्रयास करेंगे, देखना ध्यान से। अंगीठी, तो देखो ध्यान रखना, आमतौर पर आपको चंद्र बिंदु जो है आमतौर पर कहां मिलेगा? तद्भव में। चंद्र बिंदु आमतौर पर आपको कहां मिलेगा? तद्भव में, ठीक है। तो अंगीठी का तत्सम है अग्निष्ठिका। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पढ़ने में कठिन लग रहा है या ये वाला लग रहा है? और हमने क्या सीखा, जो पढ़ने में कठिन शब्द हैं वो तत्सम है और पढ़ने में सरल शब्द हैं वो तद्भव है। बिल्कुल बढ़िया बोल तो रहे हैं, मजेदार बात बोल रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? आगे देखिए अगला। तो ये ध्यान रखना, आमतौर पर चंद्र बिंदु कहां मिलेगा? तद्भव में, ठीक है। अब जैसे अजान, आमतौर पर आपको ज तद्भव में मिलेगा और ज्ञ तत्सम में मिलेगा। आमतौर पर ऐसा होगा, अजान तद्भव है, अज्ञान तत्सम है। तो अजान ज आमतौर पर तद्भव में और ज्ञ आमतौर पर तत्सम में, ठीक है। अफीम और अहिफेन, ठीक है, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे ससुर और स्वसुर, पढ़ने में ये सरल है वो कठिन है। पढ़ने में सरल तद्भव, पढ़ने में कठिन तत्सम रूप हो जाता है। आगे अंजुल, तो अंजलि। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना गौर से, मैंने जो समझाया उस पर गौर करते हैं। चंद्र बिंदु है यहाँ और यहाँ बिंदु है। आमतौर पर ऐसा होगा कि चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव में है और बिंदु वाले शब्द तत्सम में। अब एक और बात समझो, मैंने आपको ये बोला अभी यहाँ से कि ज यहाँ जाके ज्ञ हो जाता है। गौर से देखना, यहाँ हुआ है, यहाँ क्या है? अंजुलि ज आया, यहाँ अंजलि यहाँ भी ज आया। ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि ये नियम सभी शब्दों पे लागू नहीं होते। अगर ज ज्ञ में बदल रहा होता तो यहां भी बदलता, समझ गए ना? तो ये हम लोगों द्वारा बनाई गई जुगाड़े हैं जो शब्दों को याद कराने का जरिया बन जाएंगी, लेकिन पूर्ण नियम नहीं है। तो भैया बाबूजी आप ये मत समझ लेना कि ये संपूर्ण नियमावली का अध्ययन कर रहे हैं। हम केवल क्या कर रहे हैं? जुगाड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात ये वाली समझ में आ गई होगी। बढ़ूं मैं आगे? चलिए, तो चंद्र बिंदु तत्सम में और चंद्र बिंदु तद्भव में और बिंदु तत्सम में। अगाड़ी, देखो ड़ी और ड़, ठीक है। अगाड़ी अग्रणी, वैसे भी देखोगे तो पढ़ने में लगेगा ये सरल, ये लगेगा कठिन, क्योंकि जहां अर्ध अक्षर ज्यादा होते हैं वो पढ़ने में कठिन होता है। तो अर्ध अक्षरों का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत यानी तत्सम में होता है। अंगोछा अंग पोछा, ठीक है, अंग पोछा, प्रोछा नहीं, अंग पोछा, ठीक है। अंगोछा अंग पोछा, तो अंगोछा का हो गया अंग पोछा, अंग पोछा तत्सम है, अंगोछा तद्भव है। अंकुआ अंकुर, देखो अब दोनों ही जगह बिंदी आ गई है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिंदी वाले शब्द हमेशा तत्सम में होते हैं तो क्या ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी? नहीं आएगी भैया। क्यों होते हैं? हाँ, चंद्र बिंदु और बिंदु का अगर जिक्र करेंगे तो चंद्र बिंदु तद्भव में और बिंदु तत्सम है, लेकिन हमेशा ये अनुस्वार वाले शब्द हमेशा तत्सम में या तद्भव में नहीं होते। हमारे कुछ कुछ शब्दों पे बात लागू होगी, कुछ कुछ पे बात लागू नहीं होगी। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि घड़ा तद्भव है, घट तत्सम है, इतवार का तत्सम आदित्यवार है, सुअर का तत्सम सूकर है, वकरा का वर्कर है, मरीच या मिर्च का मिर्च है, लौंग का लवंग है, लाज का लज्जा है, अम्य का अमृत है। फिर इधर आ जाओ, अंगीठी का अग्निष्ठिका है, अजान का अज्ञान है, अफीम का अहिफेन है, ससुर का स्वसुर है, अंजुल का अंजलि है, अगाड़ी का अग्रणी है, अंगोछा का अंग पोछा है, याद रखना अंग पोछा है, और अंकुआ का अंकुर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की कक्षा में तत्सम तद्भव चैप्टर की परिभाषा, तत्सम तद्भव पर आधारित कुछ शब्दों की जानकारी प्राप्त करी है। बचे हुए शब्दों का जिक्र मैं अगली कक्षा में करूंगा। तब तक आप इन शब्दों को देखिए, समझिए और ठीक से याद करिए। मिलेंगे हम इससे अगली कक्षा में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।